कभी मैं, कभी तुम। हम लोग जो ये सोच रहे थे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा को क्लोज़र मिलेगा, पता चलेगा कि वो किस सिमत अपना अब अगला कदम उठाते हैं उस रिश्ते के अंदर। हमें ये भी पता चला कि वालिद का क्या किरदार था शुरू से, वालदा का क्या किरदार था। अगर अदील ऐसा था तो क्यों था? अगर उसके वालदा ऐसे बिहेव कर रही थी तो क्यों कर रही थी? और अंकल जो अब हमें थ्रू आउट द स्टोरी इफ्तिखार साहब बहुत अच्छे लग रहे थे और माँ हमें बड़ी ज़ालिम लग रही थी, तो हमें आखिरी किस्त में ये पता चला कि इसकी शुरुआत किसने की थी। सो मुस्तफ़ा की वो जो बातचीत वालदैन के साथ थी, मुस्तफ़ा की जो बातचीत शर्जीना के साथ थी, वो सारी चीज़ें ज़रूरी थीं और वो एक क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ आपके सामने आईं। अभी तक सब लोगों ने यकीनन देख ली होगी कि जो लोग इस ड्रामे को फ़ॉलो कर रहे थे, मैंने भी काफ़ी अरसे से इसको देख लिया। लेकिन इसके ऊपर बात करने का मकसद ये है कि एक बहुत सिंपल स्टोरी अम पावरफुल हो सकती है। आपको कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स या कोई मिस्ट्री क्रिएट करने की या कोई अनोखे किरदार अदा करने की ज़रूरत नहीं होती। कोई आपने मुख्तलिफ नहीं बनाना होता चीज़ों को। आपने एक सिंपल चीज़ को सिंपल तरीके से रख के लोगों के सामने पेश करना है। जिसके अंदर लोगों को अपने मसले भी नज़र आएँ और उन मसलों का हल भी नज़र आए। उन मसलों के साथ डील करने का तरीका भी नज़र आए, जो कि मुझे लगता है कि इस ड्रामे ने बहुत सक्सेसफुली उस चीज़ को अचीव किया। शर्जीना और मुस्तफ़ा की जो सारी की सारी एक चीज़ थी कि गलतफ़हमी, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें जब आपके किसी भी अच्छे से अच्छे रिश्ते के अंदर आती हैं, कम्युनिकेशन गैप आता है, गलतफ़हमी बढ़ती है। जब आप हल्के से भी दूर हो जाते हैं, तो क्या चीज़ें आपकी सामने आना शुरू हो जाती हैं। और आई थिंक शर्जीना और मुस्तफ़ा के अंदर अगर देखा जाए, तो जो उनको करीब चीज़ लेकर आई थी, वो भी कम्युनिकेशन थी। शर्जीना वो वाहिद इंसान थी, जो सुनने को तैयार थी, जो समझने को तैयार थी, इसलिए मुस्तफ़ा ने उससे अपनी हर एक चीज़ शेयर की, ओन किया। फाइनली उसको लगा कि ये वो शख्स है जो कि मेरी ज़िंदगी का महवर है। लेकिन जब शर्जीना प्रेगनेंसी के दौरान उस चीज़ को, उस रिश्ते को मिस करना शुरू हुई और मुस्तफ़ा अपने चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हुआ, तो उन्होंने कम्युनिकेशन को ख़त्म किया। और वो जो कम्युनिकेशन का ख़त्म करना है, वो ही तमाम के तमाम मसाइल की जड़ है। सो किसी भी रिश्ते के अंदर इस ड्रामे से जो एक नतीजा मुझे हासिल हुआ कि चाहे कितने भी बुरे हालात हों, चाहे आप लोग कितने भी आपको लगे कि अभी ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन अगर ज़िंदा है, अगर बरकरार है, चीज़ें सर्वाइव कर जाएँगी। इसी तरीके से पेरेंट्स का जो हम लोग हर ड्रामे के अंदर देखते हैं कि टॉक्सिक पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, माएँ दिखाई जाती हैं, वालिदैन दिखाए जाते हैं। लेकिन कभी उसकी वजह नहीं बताई जाती कि माँ ऐसी क्यों हो गई या वालिद ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की जो सोसाइटी है, वहाँ पर कॉम्पिटिटिव होना और वो सारी चीज़ें अपने बच्चों के ज़रिए, नौकरी के ज़रिए, वो सारी चीज़ें आपके बच्चे की जो अचीवमेंट है, वो आप इसलिए नहीं देखते कि मेरा बच्चा कितना खुशहाल है या अगर किसी के साथ शादी कर रहा है तो उस रिश्ते में कितना खुश है। ज़्यादा मसला ये होता है कि लोगों को दिखाना है कि कितनी अच्छी जगह शादी की है, लोगों को दिखाना है कि कितनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, हम कितने सक्सेसफुल हैं, हमारे बच्चे कितने सक्सेसफुल हैं। और वो दिखाने के चक्कर में जिस शख्स के साथ आपका ताल्लुक होता है, आप उस शख्स की वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं। आप उसकी अहमियत, उसकी सोच, उसकी पसंद नापसंद को कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं और आप दुनिया को दिखाने के चक्कर में हर एक काम कर रहे होते हैं। सो इफ्तिखार साहब ने जो है वो अदील को डे 1 से कि वो बेहतर है, तो अच्छे स्कूल में डालो, उस पे ज़्यादा पैसे खर्च करो। सो वो बच्चा जो शुरू से देख रहा है कि मेरे वालिदैन मुझे अहमियत दे रहे हैं दूसरे भाई की निस्बत, तो कहीं न कहीं तो इसमें कमी होगी। तो वो जो आपका खुद पसंदी का एलिमेंट अदील में आया, वो भी उन वालिदैन की वज़ह से आया। अगर वो दोनों को बराबर ट्रीट करते, तो उसके दिमाग में ये चीज़ ना आती। इसी तरीके से अगर मुस्तफ़ा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हुआ, तो वो भी उन्हीं वालिदैन की वज़ह से हुआ कि जब घर के अंदर आप एक डिवाइड देखते हैं कि आपको वालिदैन तो सेम कमा रहे हैं ना, वालिदैन तो एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, वही वही वालिदैन हैं। लेकिन वो एक को अच्छा दे रहे हैं और एक को एवरेज दे रहे हैं। और बच्चे के दिमाग में ये चीज़ शुरू से डाल रहे हैं कि
ये अच्छा है इसलिए इसको बेहतर मिल रहा है और तुम ऐसे हो तो इसलिए तुम्हें ऐसा सलूक किया जा रहा है। आप सोचें कि वो जो एंड पे एक टाइम पे वो आके जब वालिदैन से बात करता है और वो कहता है कि मैं ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आपने मुझे ऐसा बना दिया और मैंने कहा कि ठीक है सभी कह रहे हैं तो ठीक है मैं लूज़र हूँ, तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो जब वो एक ठप्पा वालिदैन खुद लगाएँगे, तो फिर आपके जो रिश्तेदार हैं, फिर आपके जो दोस्त अहबाब हैं, उनको कोई मसला पेश नहीं आता, वही ठप्पा लगाने में क्योंकि आपके अपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो दूसरे की कहने की हिम्मत होती है। और फिर शर्जीना और मुस्तफ़ा का जो सारा का सारा ट्रैक कुछ जगहों पे मैं ये देख रही थी कि अभी भी जो रिव्यूज़ के अंदर बात हो रही है वो ये कि ज़बरदस्ती शादी कराना क्यों ज़रूरी था और इस टाइम के अंदर भी पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारी इज़्ज़त का मसला है और ये वो। अम, अगेन एक चीज़ रिग्रेसिव स्टोरीज़ नहीं होनी चाहिए लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रहे हैं और आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मिस्ड मैच शादी के अंदर भी अगर आप कम्युनिकेशन के साथ दूसरे को समझ के अगर इंसान बुरा नहीं है दूसरा, आप उसको समझ के और उसकी अच्छाई को उसके भी सामने लाएँ और दूसरों के भी सामने लाएँ, तो वो शख्स बेहतर हो सकता है और आप दोनों मुख्तलिफ होकर भी एक रिश्ते में बहुत खूबसूरती के साथ चल सकते हैं। अब वो मिसमैच शादी और कैसे होती? क्योंकि खुशी-खुशी जानबूझ के तो कोई भी मिसमैच शादी ना करता। अब उसके लिए कोई ना कोई सिचुएशन तो बनानी ज़रूरी थी। क्या कोई गन पॉइंट पे करवाते या किस तरीके से करवाते? सो एक वो थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टी आपको देनी पड़ती है और ये सिर्फ़ पाकिस्तानी ड्रामाज़ के अंदर नहीं हो रहा। मैंने ये टर्किश ड्रामा में देखा है, मैंने ये कोरियन ड्रामाज़ में भी देखा है, मैंने चाइनीज़ ड्रामा में भी देखा है, इंडियन ड्रामे में भी। सो आपने जब रिलेशनशिप की स्टोरी बतानी है, तो वो रिलेशनशिप पहले उस रिलेशनशिप में आएँगे वो थोड़ी बहुत एक मुश्किल वक़्त गुज़रेगा, फिर वो समझेंगे। अब अगर आप कह रहे हैं जी कि ये शादी तो ऐसे हो ही नहीं सकती थी, ऐसे कौन करता है? तो भई फिर तो आपको वो स्टोरी बताई ही नहीं जा सकती। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस ड्रामे के अंदर एक वो जो पॉइंट था सिर्फ़ वही शुरू में था, जो मुझे लगा कि उन्होंने उनको दिखाना था, उस रिलेशनशिप में लेकर आना था और फिर उस स्टोरी को आगे लेके चलना था, इसलिए वो सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अम, अदरवाइज़ और कोई तरीका नहीं है कि वो दोनों साथ भी आ जाते और शादी भी हो जाती और सारा कुछ हो जाता। अदील के साथ जो कुछ हुआ, अदील के साथ जिस तरह से डील किया गया मुझे लगता है कि फ़ेयर टाइमिंग थी। बहुत अरसे के बाद किसी एक ऐसे ड्रामे की लास्ट एपिसोड थी जिसमें मुझे ये नहीं लगा कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा रश्ड फ़ीलिंग आ रही है। हर एक को उसका ड्यू टाइम मिला प्लस राइटिंग, एक्टिंग और जो ग्राफ़िक्स थे जो एस्थेटिक अपील थी ड्रामे की, जो लास्ट एपिसोड की चीज़ें आपको यूँ फ़ील हो रहा था कि जैसे चीज़ें पज़ल के अंदर फिट हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई मास्टरपीस था, लेकिन एज़ व्यूअर अगर आपने किसी चीज़ के अंदर टाइम इन्वेस्ट किया है, तो आपका उसको रिज़ल्ट देखने को जो मिला, उससे आपको एक अच्छी फीलिंग आई एंड इट्स अ बिग विन। दूसरा ये कि हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकती, हर चीज़ हर एक को पसंद नहीं आ सकती। अगर इतने सारे लोगों को ये पसंद आया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई होंगी। इसी तरीके से कुछ और जॉनरास हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। मिस्ट्री, थ्रिलर मुझे पसंद नहीं होंगे, कोई और लोगों को पसंद नहीं होंगे। सो ये कहना कि एक चीज़ सभी को पसंद आ जाएगी ये भी मुमकिन नहीं है और अगर एक चीज़ काफ़ी सारे लोगों को पसंद आई है, तो कहीं न कहीं तो उन्होंने एफ़र्ट दिखाई है और बहुत अच्छे से दिखाई है। एक और चीज़ जो इस ड्रामे की कामयाबी की वजह मुझे लगती है, वो ये कि ड्रामे को खींचा नहीं गया और शायद इसकी एक रीज़न ये भी थी कि जो प्रोड्यूसर थे वो खुद ड्रामे के हीरो थे और उनको लगा कि बजाय इसके कि इसको एक लंबा खींच के और सिर्फ बिज़नेस के तौर पे बना के और फिर एक बैड टेस्ट क्रिएट करने के बजाय जब लोग चाह रहे हैं कि इसको अच्छे से ख़त्म किया जाए तो उन्होंने अच्छे से ख़त्म कर दिया व्हिच इज़ अ ग्रेट मूव क्योंकि वो कुछ किस्तों से शायद थोड़ा और कमा लेते हैं लेकिन अगर इस तरीके से जो उन्होंने ख़त्म किया है तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है और जो नैरेटिव है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट निटेड था। उसमें ये नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने खुद होते देखा है रीसेंट टाइम में तेरे बिन के साथ ये हुआ। एक ड्रामा अच्छा जा रहा था, उसके अंदर ख़ैर शुरू से कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मुझे लगता है कि राइटिंग वो नेक्स्ट जो है वो वीडियो के अंदर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि
उसमें कौन-सी चीज़ें थीं जो राइटर की तरफ से थोड़ी-सी मुझे लगता है कि लूज़ थीं? अगर उन पे काम कर लिया जाता तो शायद वो ड्रामा बेहतर होता। लेकिन उसको खींचा भी गया जिसकी वज़ह से आप एक पॉइंट पे आके इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। इसी तरीके से मुझे लगता है हमसफ़र जो कि बहुत सारे लोगों का फ़ेवरेट है उसकी भी किस्तें एक ख़ास पॉइंट के ऊपर आके बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थीं और इंटरेस्ट लूज़ हो गया था। सो जब आप एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा उसको खींचने की कोशिश करते हैं, फ्लैशबैक डालते हैं अम, व्यूअर चाहे कितना भी लॉयल क्यों ना हो, वो देख लेगा, लेकिन फिर वो क्या करेगा? फिर वो स्किप कर के 5 मिनट, 8 मिनट, लेकिन वो जो उसके दिल के अंदर वो जो खुशी होती है ना, वो नहीं रहती। वो जो एक अंदर से खुशी महसूस होती है कि वाह! क्या ड्रामा था, वो आपकी चीज़ नहीं आती। आप कहते हो अच्छा तो था लेकिन तो वो जो लेकिन आ जाता है, वो चीज़ों को खराब करता है। ओवरऑल एपिसोड बहुत अच्छी थी। अ, चीज़ों को अच्छे तरीके से समेटा गया। जिन-जिन लोगों ने इस ड्रामे को देखा है, वो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएँ कि आपको कैसा लगा? कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? आपके लिए स्टैंड आउट पॉइंट क्या है इस ड्रामे का? और बहुत जल्द हम बात करेंगे तेरे बिन और कभी मैं कभी तुम के दरमियान क्या चीज़ें थीं या किसी भी लव स्टोरी के दरमियान जो हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं, जो व्यूअर्स को अपनी तरफ खींचती हैं? मैंने रिसेंटली बहुत सारे चाइनीज़, कोरियन और टर्किश ड्रामास देखे हैं और एक थीम जो मुझे हर ड्रामे के अंदर नज़र आया है जो सक्सेसफुल हैं, जो लव स्टोरीज़ के अंदर, वो ये कोई ना कोई मजबूरी है जिसके अंदर शादी हो जाती है और उसके बाद रिलेशनशिप किस तरीके से डेवलप होते हैं। चाइनीज़ ड्रामाज़ में मोस्टली कहीं कोई वो जो सीईओ है उसका कोई इनहेरिटेंस का मसला है और उसने जल्दी शादी करनी है। टर्किश ड्रामे के अंदर कोई दोस्त ने बचपन में मंगनी तय कर दी है और उन्होंने जल्दी शादी करनी है। सो बहुत सारी रीज़न्स हैं जो कि हर एक ड्रामे के अंदर मेक सेंस नहीं करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी अच्छे ही तरीके से कोई राइटर ने वो किया हो। हाँ, लेकिन जब वो रिश्ता डेवलप हो रहा होता है और कैरेक्टर्स करीब आ रहे होते हैं उनकी एक्टिंग के ऊपर, उनकी केमिस्ट्री के ऊपर लोग डेफ़िनेटली वो चीज़ें देखते हैं और वो मशहूर भी होती हैं। जैसे उनके ऊपर बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। हमें ज़रूर बताइएगा कि इस ड्रामे की कौन-सी चीज़ें थीं जो आपके लिए स्टैंड आउट पॉइंट था और आपने सबसे ज़्यादा क्या एन्जॉय किया? और अगर आप चाहते हैं कि हम रिकमेंडेशन दें कि अब आगे कौन-से ड्रामे देखे जा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे अपने अगले रिव्यू में। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।